अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बातचीत और मुज़ाकरात ही तनाज़ात का हल का वाहिद रास्ता है। अब शायद ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ रही है। ईरानी तजावीज़ मिलते ही 2 बार मुस्तरद करने वाले ट्रंप तीसरी बार अब इस पर गौर व फिक्र करने का इशारा दे रहा है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर कहते हैं कि अगर अमेरिका वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर इसे अपना रवैया तब्दील करना होगा। दूसरी तरफ ईरानी सरकारी खबर एजेंसी इनका बताना है कि अमेरिका के 9 निकात के जवाब में ईरान ने 14 तजावीज़ भेजी हैं। अमेरिकी निकात में 2 माह की जंगबंदी का मुतालबा किया था, जिस पर ईरान ने तमाम मामलात को 30 दिन के अंदर हल करने और जंगबंदी में तोसी के बजाय जंग के खात्मे की तजवीज़ दी है। ईरानी तजावीज़ में दोबारा हमले से दूर रहने की जमानत, ईरान के गिरदोनवाह से अमरीकी अफवाज का इनखला, बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंग से होने वाले नुकसानात के हर्जाने की अदायगी, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नया तरीक़ाकार, ईरान पर आयद पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा और लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के अख्तिताम का मुतालबा भी शामिल है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि ईरान 14 तजावीज़ पर अमरीका के बाज़ाब्ता जवाब का मुंतज़र है। इसी दौरान पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि अमरीका के पास फैसले लेने के मौक़े कम हैं। अमरीका को नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या ख़राब मुआहदे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इस तमाम हलचल के दौरान नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ में कुछ पेशरफ्त नजर आ रही है। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुताल्लिक एक सवाल पर कहा है कि ये नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। इस बयान के बाद आज खबर आई है कि $220 मिलियन के तेल से लदा हुआ एक ईरानी ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी से बच निकला है। आलमी टैंकर ट्रैक्टर्स तंजीम के मुताबिक ईरानी ऑयल टैंकर नाकाबंदी से बचकर एशिया पैसिफिक से भी पहुंच गया है। ईरानी जहाज 13 अप्रैल को आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद था, लेकिन वो किस तरह इस अमरीकी हिसार को तोड़कर बाहर निकला ये अभी पता नहीं चल सका। पिछले महीने आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी के बाद से इस रूट पर जो बहरी आमद व रफ्त है वो तकरीबन आधी हो गई है। आज ईरानी न्यूज़ एजेंसी फॉरेस्ट न्यूज़ ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद व रफ्त के सिलसिले में ईरान से आलमी सतह पर राबतों में नुमाया इजाफा हुआ है। कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि इसराइल से दोस्ती निभाने के चक्कर में अमरीका यूरोपीय इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। कल अमरीकी सदर ने जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजी वापस बुलाने का फैसला किया, तो फिर आज नेटो ने जर्मनी से फौज के इनखला पर अमरीका से वजाहत तलब कर ली है। नेटो हुकाम कह रहे हैं कि अमरीकी इक़दाम से यूरोप की सलामती खतरे में पड़ सकती है। अमरीका जर्मनी से मुताल्लिक जो प्लान है वो वाज़ेह करे। फौजियों की तैनाती से मुताल्लिक इत्तेहादियों से मुशावरत ज़रूरी है। इसी तनाजुर में एक और भी अहम मामला चल रहा है, उसका भी तस्करा कर लेते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के ओपेक से निकल जाने के बाद ओपेक प्लस के 7 रुकन ममालिक ने आज पहला बड़ा अहम इजलास किया है, जिसपे तेल की पैदावार में जून से यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का ऐलान किया गया है, जिसके बाद उम्मीद बढ़ गई है कि अगले महीने से तेल की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है। और दुआ करते हैं अल्लाह करे ऐसे ही हो। इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में एयर कमोडोर अटाती साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। उनके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं, अमरीका से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, आइज़म इरफान साहिबा, आप भी मेरी मौजूद मेहमान हैं। आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। खालिद साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, एक वो तजावीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार भेजी गई और एक बार तो उन्होंने बगैर देखे ही कह दिया उसको कि ये तजावीज़ जो हैं वो बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, और फिर उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ पे जो बंदिश है जिससे करोड़ों लोग इस वक्त मुतासर हो रहे हैं, मुल्कों में महंगाई हुई भी है, बदतरीन लोग मुतासर हो रहे हैं, उसको वो बड़ा हंसते हुए कह रहे हैं कि ये दोस्ताना किस्म का ब्लॉकेड है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बंद करते हैं, कभी विंडो क्लोज करते हैं, फिर विंडो देते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर बंद करते हैं, तो क्या वो जो ऑफर चाह रहे हैं वो उनको अभी तक नहीं मिल पा रही है, या वो खुद से क्या रास्ता निकालना चाह रहे हैं? आपको लग क्या रहा है? जी, बहुत शुक्रिया किरण साहब, आपने इनवाइट किया। एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप इतना वेरिएबल कह लें, एराटिक अगर नहीं भी कहना चाहती आप, जो बिहेवियर कर रहे हैं वो किसी स्टेज पर बहुत कूल नजर आते हैं, पॉजिटिव नजर आते हैं, फिर अचानक उनको लगता है कि नहीं, अपोजिट बयान देने शुरू कर देते हैं। कल परसों कह रहे थे कि हम तो ब्लॉकेड लगा के वी आर लुकिंग लाइक पायरेट्स, इजंट इट। तो वो आई थिंक फन टाइम एक करना चाहते हैं एट द वेरी वेरी सीरियस जंक्शन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री।
कभी जंगें वर्ल्ड वॉर के बाद मेरा नहीं ख्याल को जंग मैं कोई रिकॉल कर पाया हूँ जितनी मैंने पढ़ी या पढ़ाई है जो इतने कॉन्सिक्वेंशियल हों, यदि जिसके ग्लोबल हों। जो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वो तो जाहिर है वहां पूरी दुनिया में फैल गई और उसके कॉन्सिक्वेंस थे, लेकिन उस जमाने में क्योंकि मीडिया नहीं था, इस तरह एक्टिव नहीं था, और अमेरिका ने अपनी बहुत सारी कैजुअलिटीज छुपाई थी जो जंग के बाद आई थी। अब ना कैजुअलिटीज छुप पा रही हैं, ना ग्लोबली अब आप ब्लॉकेट लगा सकते हैं खबरों को, न्यूज को, बहुत ज्यादा डिजिटल। तो लोगों में अवेयरनेस बहुत है, बैक होम बहुत ज्यादा है। पहले अमेरिका के लोग क्योंकि फिजिकली भी इतने दूर थे, टेलीविजन इस तरह की चीजें नहीं थी वर्ल्ड वॉर में, तो जो उनको बताया जाता था वही वो बिलीव करना चाहते थे। अब इतनी ज्यादा फ्लडेड है इंफॉर्मेशन कि उनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो जी इसलिए प्रेसिडेंट जी। ट्रंप आपने देखा कि वेरिएबल करते रहते हैं, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, ऑयल प्राइस जब चढ़ती हैं वीकेंड पे कोई इजी बयान दे देते हैं, फिर मंडे को दूसरा दे देते हैं, स्टॉक मार्केट गिरा देते हैं। तो ये सिर्फ एक डिलेमा है, रिएक्शन डिलेमा ये है कि देखिए काउंटर ब्लॉकेड, मैं तो शुरू देर से कह रहा था कि ये ब्लॉकेड जिसका आप जिक्र कर रही थी इस तरह इफेक्टिव नहीं होगा जिस तरह वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का है। इस तरह की ब्लॉकेड होगी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, 12 नॉटिकल माइल्स का एक कोस्टल इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, वहां पे लॉन्ग मेरा ख्याल है हगिंग करता हुआ उनके शिप्स निकल रहे हैं, स्नीक इन कर जाते हैं आउटसाइड, तो जी जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल है। अब करना क्या चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो जाहिर है एक तरफ नहीं चाहते कि सारा ब्लेम मुझ पर आए, वो जाहिर है खुद पसंद शख्सियत है, उनको लगता है कि उनकी तारीफ भी की जाए, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट हो ये रहा है कि उनकी जी जो पॉलिसीज हैं वो उन्हीं के हाथ में है सारी की सारी, तो इसलिए ब्लेम भी उसी तरफ फोकस होता है। तो आई थिंक एक तरफ वो बिल्कुल बेबसी ठीक। है। कल भी जब प्रोग्राम में बात हो रही थी तो कह रहे जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनका मिजाज, वो उसी को ही अपना हथियार भी समझते हैं। मेरे साथ आयजा साहिबा भी मौजूद हैं। आयजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अभी जो तजावीज़ हम देख रहे हैं, नई तजावीज़ जो आई हैं ईरान की तरफ से, अमरीकी नशरियाती इदारा भी अब एक्सियोस भी इस बात को कंफर्म कर रहा है, हमारे पास भी ये पहले से इत्तलात मौजूद थी, आ रही थी, कि ईरान चाहता है कि 2 मराहिल में मामलात हों। पहला मरहला जिसमें ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड है इसे लिफ्ट किया जाए, और फिर दूसरे मरहले में जो न्यूक्लियर है या जो दीगर मुतालबात हैं अमरीका की तरफ से उनके ऊपर बातचीत की जाए। तो आपको लगता है कि अभी भी तजावीज़ में यही मामलात हैं, तो ये काबिल कबूल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपके दूसरे गेस्ट ने कहा कि सदर ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे के इसमें से कुछ जो है अपने लिए एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। देखिए, सदर ट्रंप के ऊपर इस वक्त जो मामला है ये ईरान की तरफ से क्या तजावीज़ आई उनको मानने से लेके उससे बहुत ज़्यादा उन डिफरेंट प्रेशर्स का है जो इस वक्त अमेरिका को या सदर ट्रंप को ख़ास तौर पे दरपेश है, जिसमें एक इंटरनल प्रेशर बहुत बड़ा है। अब बात यह है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी और जो उनकी निगोशिएशन टीम है उसकी अगर देखें तो उसमें हाल ही में इन्होंने एक और मेंबर का इजाफा किया है, निक स्टीवर्ट का, जिनको ईरान हॉक भी कहा जाता है, जो ईरान के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉस्चरिंग रखते हैं और प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर यकीन रखते हैं। बट एट द सेम टाइम कांग्रेस की तरफ से जो एक 7 दिन की मुद्दत होती है सदूर के पास कि वो कोई भी जंग शुरू कर सकते हैं, वो ख़त्म हो गई है। और अगर देखा जाए तो अमेरिकी हुकूमत ने, व्हाइट हाउस ने जो कांग्रेस को अपनी तरफ से बयान दिया है उसमें ऑन पेपर उन्होंने कह दिया जंग ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा देयर इज़ नो वॉर। तो कागजों में अमेरिका में तो ये जंग ख़त्म हो गई जो कांग्रेस को बयान दिया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना कि उनकी जो मुखालिफ पार्टी है वो उनको प्रेशराइज करके ये कोशिश कर रही है, मामले को इस तरफ लेके जा रही है कि 60 दिन हो गए हैं, अब जंग के लिए इजाजत लें वरना फिर जंग को खत्म समझे, हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ना प्रेशर में आएंगे और हमारे पास हमले का ऑप्शन भी मौजूद है, वो ये कह चुके हैं। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात का हवाला दिया, ये जो आपने निक स्टीवर्ट की बात की है, तो मैं ऐसी बात को जरा आगे बढ़ाना चाहूंगी, आपके पास भी लेकर आऊंगी सवाल। खालिद साहब, वैसे आपको क्या लगता है ये क्यों इन्होंने अपनी टीम में ये शामिल किया है? क्योंकि इत्तलात तो ये आ रही हैं कि जैरेड कुशनर के कहने पर इनको शामिल किया गया है, ये पहले महकमा खारजा में, पहले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप के, अब ये काम भी कर चुके हैं। तो क्या लगता है वो ऐसा आके क्या करेंगे जो अभी तक जो बाकी ट्रंप साहब की टीम है वो नहीं कर पा रही है? देखिए, जो दोनों टीमों में फर्क है वो एक बहुत जाहिर और बड़ा ऑब्वियस फर्क है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो स्पीकर हैं दोनों पीएचडी हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हैं, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, और ईरान के वो 20 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट और बाकी पर नेगोशिएशन का सबसे ज्यादा शायद एक्सपीरियंस है तमाम जितने भी मेंबर्स होते हैं। नंबर 1, जो सीजन इस तरह के होते हैं, एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बाज दफा नेगोशिएशन ऐसी जगह जाके स्टक हो जाती है कि अगर आपका नॉलेज ना हो उस सब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली ना सिर्फ एक वाकई अनईजी सिचुएशन हो जाती है, डिसीजन मेकिंग भी लेट हो जाती है।
तो आई जी। थिंक उन्होंने एक टेक्नोक्रेट को डाला है, और हार्डलाइनर भी इसीलिए कहा जाता है उनको कि उनको जाहिर है नॉलेज इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो नेगोशिएशन के लिए, थ्रेशोल्ड जी। के लिए ये भी एक पोस्चरिंग होती है बुनियादी तौर पर, कि ये मशहूर कर दिया और जाए कि खालिद ये साहब, ये जो आपने वजीर खारजा की बात की, एग्जैक्टली अब्बास अराक्ची साहब तो हमें हर वक्त नजर आते हैं, वही तमाम बायलैटरल मुज़ाकरात भी वही कर रहे हैं, वो मीटिंग्स भी वही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ है, जेरेड कुशनर है, लेकिन जो मार्को रूबियो है, अमरीकी वजीर खारजा है, वो कहीं नहीं है। वो क्यों नहीं है कहीं पर? जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये सिलेक्शन होती ही इसीलिए है कि कुछ तो आपने फेस करना होता है, ऑब्वियसली हार्डलाइनर्स हैं पीछे। एक और एलिमेंट हमें नहीं भूलना चाहिए, वो इजराइल फैक्टर है। यहाँ पे भी जब इस्लामाबाद में भी आए हुए थे, तो मैं अब कंफर्म कर सकता हूँ मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज से भी कि वो इन टच थे नेतन्याहू के साथ। तो ये स्टेक देखा जाता है। आपने देखा इजराइल तो यहाँ डायरेक्ट मुज़ाकरात में आ नहीं सकता था, तो उन्होंने ऐसे लोग डलवाए उस वक्त भी जो उनकी तरफ सिंपथाइज ना सिर्फ करते हों बल्कि उनकी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें, नंबर वन। दूसरा, इसीलिए मैंने जैसे कहा कि अब हार्डलाइनर एक मीडिया के थ्रू भी कहलवाया जाता है ताकि नेगोशिएशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेंटली तैयार किया जाए ओपोनेंट को। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये देखना ये है कि हमें टेक होम क्या है। ईरान देखिए, उसने एक न्यू फाउंड लीवरेज ले ली है 3 जगहों पर। नंबर वन, उसने इसराइल को डिस्ट्रैक्ट किया है, जो जून से कहीं ज्यादा किया है पिछले साल जी। की निस्बत। नंबर टू, जी। रीजनलाइज किया है, जो कोई सर, नहीं वो मान फिर रहा ये था भी हुआ ना, इसराइल वो को। जेडी वैंस जब वो जहाज में बैठे तो उन्होंने तो खुद ये बताया कि वो नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे 1 घंटे की कॉल आई और सारा का सारा मुझे बताया गया, डिटेल दी गई कि क्या क्या हुआ है वहां पर। लेकिन ये जो मैं मार्को रूबियो के हवाले से पूछ रही हूँ, आयजा साहबा, मुझे ये फरमाइएगा, स्टीव विटकॉफ को देखा हमने, जेरेड कुशनर को देखा, इनके लिए कहा जाता है कि ये बड़े प्रो इजराइल हैं। अब क्या मार्को रूबियो का भी यही इशू है या उनका कोई और इशू है जो वो इस सारे मामले से दूर है? ऐसा क्यों है? देखिए, बात सुने, जो स्टीव विटकॉफ है और जेरेड कुशनर, वो सियासतदान नहीं है। मार्को रूबियो ने वोट लेके आना है हम्म। यहाँ पे। और उनके इस हम्म। तरह आप जेडी वैंस को देख ले, इनसाइड द रिपब्लिकन पार्टी बहुत डिवाइड है इस इशू के ऊपर। आप देखिए, जो बड़े बड़े हम्म। स्पोक्स पर्संस रहे हैं ऑन मीडिया भी सदर ट्रम्प के, वो इस जंग के हवाले से खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसे टकर कॉल्सन को ले लें, मार्जी टेलर ग्रीन को ले लें। तो इनसाइड जो रिपब्लिकन पार्टी एक डिवाइड है कि इसराइल के साथ चलना है या नहीं चलना। और ये डिवाइड जो है सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी तक महदूद नहीं रही। इस वक्त अमेरिका में जो कहा जाता है, जो पोल्स बताते हैं कि जो यंग जूइश पॉपुलेशन है, वो भी इस वॉर के खिलाफ है। यानी जितने आप 30 जी। इयर्स ओल्ड से जी। कम जूइश पॉपुलेशन को ले लें, तो वो भी नहीं इसीलिए चाहती कि इसराइल का 34% पे साथ चली गई देते है ना हुए अमेरिका। पॉपुलैरिटी ट्रम्प साहब की। जी जी। और वो भी अब शायद वही लोग वापस रह गए, बाकी रह गए जो हार्डकोर ट्रम्प फॉलोअर्स हैं। मैगा में एक बहुत बड़ी डिवाइड नजर आती है, लेकिन जो एक कल्ट फॉलोइंग सदर ट्रम्प की है, उनको अभी भी ये लगता है कि वो उनको कुछ भी सुना के, कुछ भी बता के। इसीलिए जब आप उनके लोकल कई ऐसे बयानात सुने, तो जिसमें वो कहते हैं जी ईरान की तो अपनी क़यादत में डिवाइड है, उनको पता नहीं कि वो क्या। अभी कल जो सैटरडे को उन्होंने बयानात दिए, उसमें भी उन्होंने कहा उन्हें पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, हो सकता है हम उन पर फिर हमला कर दें, लेकिन हम तो इंसानियत की खातिर हमला नहीं कर रहे। और इन्होंने फॉक्स न्यूज को ये बयान देते हुए कहा। तो जो अपने ऑडियंस है, उनकी कंजम्पशन के लिए वो एक टफ स्टैंड रखते हैं, लेकिन इन रियलिटी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अमेरिका, फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ। तो उनको इस जंग से निकलने के लिए बहुत तेजी से निकलना होगा। जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि यूरोप के साथ जो इस वक्त उन्होंने मामलात शुरू कर दिए हैं। पिछले हफ्ते कहा गया था कि अमेरिका जो है वो अपने एलाइंस से बात कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में उसकी मदद करें। हालांकि ममालिक के नाम उन्होंने नहीं बताए थे, लेकिन मुझे ये भी लगता है किसी हद तक ये यूरोप, और आयशा जर्मनी साहबा, के आप सही साथ कह रही हैं कि परसेप्शन इतना तेजी से बढ़ रहा था कि फिर अब ट्रम्प साहब खुद ये कहने पर मजबूर हो गए कि उनको कोई जल्दी नहीं है। उनको लगता है कि शायद डील में अभी काफी टाइम लगेगा। अब खालिद साहब, मुझे ये फरमाइएगा सर, ये जो सारा हमने प्रोसेस देखा, इस प्रोसेस में सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद फिर इस्लामाबाद में एक बैठक लग गई, बैठक के बाद फिर ये उम्मीदें बढ़ी कि ये दूसरा दौर भी होगा। उसके लिए पाकिस्तान में तो इनफैक्ट सारी तैयारियां हो गई, लेकिन फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए दोनों तरफ से, फिर एक स्टेलमेट वाला मंजर हमने देखा। फिर उसके बाद हमें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि अब जो बात होगी वो 16 घंटे हम उड़कर क्यों जाएं, फोन पर बात हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह का अभी पिछले 1-2 दिन में सिनेरियो बना है, उसे देखते हुए आपको लगता है कि एक बार फिर कोई मुज़ाकरात वाला सिलसिला हो सकता है, फेस टू फेस टेबल पर आकर बातचीत हो सकती है इस सारे मामले पर? देखिए मिस किरण, एक्चुअल तो देखना ये है कि 40 दिन की जंग के बाद इनकी अमेरिका की और ईरान की कैपेसिटी कितनी रह गई है। उस पर डिपेंडेंट होगा कि नेगोशिएशन की तरफ ज्यादा जाने की तरफ रुझान है या जंग की तरफ जाने का रुझान है।
इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जी। ईरान की भी हुई है और मिलिट्री माइट अमेरिका का भी बहुत इफेक्ट हुआ है। देखिए 45% करीब उनके जो प्रिसीजन गाइडेड मिशन है जिससे उन्होंने टारगेट करना होता है हमला, वो माइनस हो गए हैं। जिससे इंटरसेप्ट करना होता है वो तकरीबन 50% पैट्रियट माइनस हो गए हैं। जिससे प्रिसीजन लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक करनी होती है टोमाहॉक से, वो 35% डिप्लीट हो गए हैं। जो इन्होंने 2000 पैट्रियट फायर किए पहले 8 दिन के अंदर, जिसको जेलेंस्की ने कहा था कि मैं 200 मांग रहा हूं, मुझे नहीं दिए गए 2 साल से, और इन्होंने 8 दिनों में 2000 चला दिए पैट्रियट। तो वो 2000 बनाने में कितना टाइम हम्म। लगता हो जब अमेरिका की फैक्ट्रियां सिर्फ 90 बनाती हो 1 साल के अंदर। तो इमेजिन करें, ये कैलकुलेटर कहता है कि 20 साल का काम है, चले डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, फिर भी ईयर्स पीछे चले। अमेरिका को जो प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप को, एक और है जिसकी कम बात की जाती है, वो ये है कि देखिए अमेरिका ने जी। खुद अटैक करके वॉर ऑफ चॉइस ओपन करके, जबकि इस पर कोई हमला नहीं किसी ने किया, उसके ऊपर अपनी इतनी डिप्लीशन की है कि अपने लिए एक नई विंडो वनरेबिलिटी खोल ली है। विंडो वनरेबिलिटी मैं क्यों कह रहा हूं कि जब 50% पे आपका एवरेज वेपन आ जाए और ईरान का भी 50% या 55% आ जाए, तो ये कौन सी हैप्पी बार्गेन है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए तो बड़ा कंसर्न होना चाहिए, जी। क्योंकि अमेरिका ने इसराइल की हर शरारत को, हम्म। हर मिस एडवेंचर को सपोर्ट करना है, यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करना है, हम्म। ताइवान को देखना है, उसने सपोर्ट करना है, डायरेक्ट भी करना है, और चाइना को डिटर जी। भी करना है। किससे करना है अगर आपके पास वेपन नहीं होंगे? तो हम्म। वेपन तो आपको डिटरेंस देते हैं, तो लीवरेज देते हैं मैनिपुलेशन का। तो वो जो अगर आपने 50% पे आ गए हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग है। मिलिट्री लीडरशिप की जो आप छोड़ के जा रही जी। है या उनको भेजा जा रहा है घरों को रिटायर करके जल्दी, जन जॉर्ज को भी और सेक्रेटरी को भी भेज दिया गया नेवी के, वो क्यों था? मेरा ख्याल ये है कि वो इनको बताते हम्म। होंगे कि आप जिस ऑफेंस से लड़ रहे हैं और अगर पार्ट 2 आपने किया तो ये वायबल ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि यही कंक्लूजन है कि लड़ें या ना लड़ें। मेरा ख्याल है सिर्फ फेस सेविंग चाह रहे हैं, लड़ने जी। की अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाँ। देखिए वेपन्स बर्न आउट और नहीं होते। ये फेस सेविंग अब हालात वहां पर आ गए हैं खालिद साहब कि ये फेस सेविंग अब दोनों के लिए है, क्योंकि जब मुज़ाकरात हुए, पहला दौर नाकाम हुआ, उसके बाद हमने देखा कि ईरान की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया गया। अब समहाउ हम कह सकते हैं कि वो उसूली मौक़िफ़ अपना ले रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वहां पर प्लेसमेंट भी चेंज हुई। अब्बास इराक़ची साहब आ गए, बाकर कालीबाफ जो लीड कर रहे थे, फिर वो पीछे हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो फ्रंट फुट डिप्लोमेसी हो रही थी वो बैकडोर डिप्लोमेसी में चेंज हो गई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अब जो मौक़िफ़ अमेरिका का था वो अब ईरान लेने पर मजबूर हुआ, और अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। तो क्या आप यहां पर समझते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान ने भी वो जो एक विंडो आई थी नेवल ब्लॉकेड से पहले, उसे मिस किया है? जी, इसमें देखिए ऐसी मुज़ाकरात में तो टाइमिंग ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेरा ख्याल है ईरान नहीं तवक्को कर रहा था कि काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका करेगा, नंबर 1। और हम्म। काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका को निस्बतन एक तरफ इकोनॉमिकल पड़ रहा है और एक तरफ महंगा पड़ रहा है। इकोनॉमिकल इसलिए पड़ रहा है कि वेपन्स फायर नहीं कर रहा, उसकी जो स्टॉक पाइल्स है वो बच रहा है। महंगा इसलिए पड़ रहा है कि ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूसली अप जा रही हैं, क्योंकि एक क्योस है पूरी इंटरनेशनल मार्केट जी। में भी कि क्या होगा। तो ईरान के ने भी एक न्यू फाउंड रियलिज्म जरूर किया है कि उसकी जो बार्गेन सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज करके ब्लॉक करके ऑलमोस्ट 4% तेल जिसको वो कंट्रोल करता था 20% तक तो कर लिया, लेकिन काउंटर ब्लॉकेड से उसको भी असर हुआ है। तो आई थिंक जैसे मैंने पिछले जुमले में आखिरी में कह रहा था कि सिर्फ जो वेपन्स हैं वो बर्न आउट नहीं होते, ह्यूमन बींग्स, इंसान भी बर्न आउट होते हैं। जी। जो इनका जॉर्ज फोर्ड बैरी एग्जैक्टली। एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी वापस बुलाया गया 309 दिन के बाद वो अमेरिका जा रहा है वापस, जो कि 10 महीने बनते हैं ऑलमोस्ट। तो 10 महीने जरा विजुलाइज बिल्कुल करें, ठीक। उनकी फैमिलीज हैं, उनका डिस्कनेक्ट है, तो एक इमोशनल एलिमेंट भी फौज के लड़ने में होता है कि आप लिमिट तक लोगों को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद बर्निंग शुरू हो जाती है ह्यूमन बींग्स की भी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। आयशा साहिबा ये फरमाइए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये गैर संजीदा रवैया है, उसमें वो सिर्फ अपने मुखालिफिन को नहीं बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं उनको भी बड़ा ऑफेंड करते रहे हैं। अब उन्होंने कल जो ऐलान किया फौजें वापस बुलवाने का, उस पर नेटो की तरफ से अब जवाब तलबी भी हो गई है। जो नेटो हुकाम है वो कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों वापस बुलवाई है जर्मनी से फौजें। तो क्या लगता है आपको इसका मुस्तकबिल अब क्या होगा? ये नेटो इत्तेहाद रहेगा या ये सिर्फ नाम का रहेगा, या रहेगा ही नहीं, क्या होगा? देखिए, नेटो के हवाले से जो पॉलिसी है सदर ट्रंप की, वो तो उनके इलेक्शन के ज़माने से ही इस दफ़ा बड़ी क्लियर थी कि वो बार बार इस चीज़ को लेके आते थे कि जो यूरोप को जो जितनी हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, नेटो में सबसे ज़्यादा अमेरिका पैसे लगाता है, और बहुत से जो हल्के हैं वो इस बात के सपोर्टर भी हैं यहाँ पे कि हमेशा अमेरिका ने ज़्यादा खर्च किया नेटो पे, और मिलिटरीली भी हम्म। अमेरिका की जो है इनपुट ज़्यादा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप डीप एस्टेब्लिशमेंट को
देखें यहाँ पे तो नेटो का इत्तेहाद अमेरिका के लिए ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि अमेरिका के पास उस इलाके में प्रेजेंस की और कोई वजह नहीं। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो बड़े मायूस हैं इन दिनों नेटो से, क्योंकि कोई भी एलाइज जो उनको उम्मीद थी कि जब हम इस जंग में कूदेंगे तो सबके सब मेरे साथ आ खड़े होंगे, और उन ममालिक ने फैसला किया कि वो इस सही। सारे मामले से अलग रहे, तो शायद ये एक जी प्रेशर डालने की टैक्टिक हो सकती है। और मेरा ख्याल है इस चलें। वक्त जिस तरह के उनको सामना है, उनके लिए नेटो को इतनी अहमियत नहीं रखता कि वो उस पर इतने परेशान हो इस जमाने में। सही है। तो जो मैंने आपसे 3-4 सवाल किए उसमें फिर एक सवाल ये भी कि क्या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेटो हो लेकिन उसमें अमेरिका का ना हो? तो ये भी बहुत सारे सवालात हैं जिसका आने वाले वक्तों में जवाब लेकिन मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब साथ मौजूद थे, आयजा साहिबा आप साथ मौजूद थी। ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ नई हलचल हो रही है, कुछ वज़ीर आला के हवाले से हलचल हो रही है, इस पर बात करते हैं तफसील से। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। आजकल फिर ज़रा पार्टी एक्टिव हुई है, जलसों के हवाले से ऐलान किया जा रहा है, रैलियों के हवाले से ऐलान किया जा रहा है, खान साहब की रिहाई के हवाले से ऐलान किया जा रहा है, और इसी तनाजुर में साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। उनके हवाले से, उनकी सीट तक जाने के हवाले से बातें हो रही हैं। अब इन बातों में कितनी सदाकत है? वज़ीर आला अगर जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन आ रहे हैं, और क्या खान साहब की मंजूरी से ये सब कुछ हो रहा है, या फिर खान साहब तक ये बातें ले जाने का इरादा रखती है वज़ीर आला की टीम या नहीं? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला के शफ़ी जान साहब ज्वाइन करें। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। सबसे पहले तो ये बताइए एक बार फिर, आप लोगों की तरफ से महमूद अचकज़ई साहब भी, वज़ीर आला साहब खुद भी, आप लोग जलसों की बात कर रहे हैं, रैलियों की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले भी माजी में हम देखते रहे हैं, आप लोग जलसे भी करते रहे हैं, रैलियां भी करते रहे हैं, तो उससे भी उस तरह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, उससे कुछ हासिल नहीं कर सके। इस बार आप लोग क्या करेंगे, क्या नया होगा इसमें? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक जलसे की बात है तो हम 6 तारीख को मनसेरा में आफरीदी साहब जा रहे हैं, वहाँ पे जलसा होगा, और ये स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही तमाम तरह एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। पिछले हफ्ते हम मुजफ्फराबाद गए, उससे पहले मर्दान में जलसा था, और मर्दान का जो जलसा था वो मर्दान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। इसी ग्राउंड पे इमरान खान साहब ने जलसा किया था, वो इससे बड़ा था। अगर आप इमरान खान साहब के बाद की बात करें तो अफरीदी साहब का जो जलसा था वो तारीख साज जलसा था, जो जगह थी वो कम पड़ गई थी। अब जो एक किस जलसे की बात करें? अभी जो मर्दान में 19 तारीख को हुआ था, 9 अप्रैल का जलसा कैंसिल किया गया था इमरान खान साहब की हिदायत पे, और उनकी हिदायत भी अचकज़ई साहब नहीं आए थे जी, और उनकी हिदायत पे ही 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में आप जलसा करें, तो पॉलिटिकल कमेटी ने मर्दान का और 19 तारीख का इंतखाब किया। देखिए, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी जब स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम आपने देखा तो हमें 2 नोटिफिकेशंस मिले, एक महमूद खान अचकज़ई साहब का और एक जो है अलामा नासिर साहब का, और अफरीदी साहब ने ही लीड किया था। अब जो एक स्ट्रीट मूवमेंट के दोबारा जो हम मोमेंटम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ रिहाई फोर्स की मेंबरशिप भी जारी है, इसके साथ साथ अब दीगर जो लास्ट जो मुलाकात हुई है अफरीदी साहब की अचकज़ई साहब से, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और अचकज़ई साहब ने बरमला ये बात कही है कि इमरान खान साहब ने तहरीक की जिम्मेदारियां मुझे दी हैं, तो आइंदा तहरीक के लिहाज से फैसले भी मैं ही करूंगा। आप मेरे प्रोग्राम में बता के गए थे वैसे कि 2 मई और 1 मई इन 2 दिनों में लाहौर में कुछ होना था। ये बिल्कुल महमूद अचकज़ई साहब ने कोई दरखास्त वगैरह दे दी थी, वज़ीर आला भी जा रहे थे, क्या हुआ उसका? 19 तारीख के जलसे में मर्दान में वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था कि मैं 25 को कश्मीर जाऊंगा और 1 मई को जो है मैं लाहौर जाऊंगा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। मुजफ्फराबाद का 25 तारीख को आपने देखा होगा। जहां तक लाहौर की बात है तो एक ड्रोन हमले जो शुरू हुए तो उस तनाजुर में कल हमारा लोया जिरगा भी था, तो उसकी वजह से जो है वो लाहौर का टूर कैंसिल किया गया। अलबत्ता अचकज़ई साहब वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी की हैं, कुछ मुलाकातें भी की हैं, और तहरीक के हवाले से वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। अब खान साहब से मुलाकातें बहाल करने के हवाले से या रिहाई के हवाले से किसी भी तरह की कोई हुकूमत के साथ या मुक़्तदिरा के साथ कोई बातचीत वगैरह चल रही है अभी? कोई बैकडोर राब्ता नहीं है इस वक्त, और ना ही हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देख रहे हैं। जहाँ तक मुलाकातों की बातें हैं तो वो तो उनका बुनियादी हक है, कोर्ट के अहकामात भी आपके सामने हैं। देखिए, गैर कानूनी काम तो गवर्नमेंट कर रही है या जेल सुपरडेंट करे, वो इतना ताकतवर है कि ना वो किसी आइन को मानता है, ना कानून को मान रहा है, और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मान रहा है। चीफ जस्टिस का पैगाम हमें तक वालेकुम सलाम पहुंच गया। 2 महीने पहले जो है ओपन कोर्ट में सोहेल अफरीदी साहब ने सलाम किया था, सलाम का जवाब नहीं दिया था। अलबत्ता उन्होंने पिछले दिनों ये कह दिया है कि ये अफरीदी साहब गिला करें तो मैं वालेकुम सलाम कहता हूँ। तो अब आप खुद सोच लें कि एक सलाम का जवाब 2 महीनों बाद उसका जवाब आ गया, तो इस मुल्क में इंसाफ कैसे मिलता है?
इस मुल्क में इंसाफ का अब निज़ाम मुझे क्या है। फरमाइए, ये अहमद खान न्याजी ये जरगे का भी ऐलान कर रहे हैं, फिर ये 8 मई को एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी कह रहे हैं। वो जो भी कुछ कर रहे हैं उनके अमल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है कोई? देखिए बात यह है कि जो तहरीक होती है, जो कामयाब होती है, वो डिसिप्लिन से होती है। खान साहब ने खुद ही ये जिम्मेदारी अचकज़ई साहब को दी हुई है। नियाज़ी साहब अगर ज़ाती उसमें ये कर रहे हैं तो अल्लाह करे कि जो भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उसके लिए आवाज़ उठाता है ज़ाती तौर पे, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो भी तहरीक है वो अचकज़ई साहब जो अनाउंस करेंगे तहरीक इंसाफ। और अगर ये इस सारे मामले को खुद साख्ता लीड करना चाहते हैं, अगर कोई तहरीक वगैरह निकालते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, कोई लॉन्ग मार्च करते हैं, तो क्या आप लोग की सपोर्ट होगी उन्हें, या फिर सूबे की जो पुलिस है वो गिरफ्तार करेगी उन्हें? नहीं, सूबे की पुलिस बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेगी। यानी सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए पुलिस बिल्कुल गिरफ्तार नहीं, उनका हक है। वो अगर चाहते हैं वो लॉन्ग मार्च करें। उन्होंने अनाउंस किए हुए 8 मई को टांग से वो रवाना होंगे और सवाबी तक आएंगे और सवाबी में अगला लाएअमल देंगे। वो एक उनकी ज़ाती कोशिश है। और डिसिप्लिन की ये पार्टी की जो डिसिप्लिन होती है वो सबसे मैटर करती है, और डिसिप्लिन के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं होती। जब खान साहब ने खुद अचकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी दी है तो फिर अचकज़ई साहब जो फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। अगर नियाज़ी साहब ज़ाती तौर पे कोई कोशिश करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, चलें, आप कह रहे हैं ये तहरीकें जो होती हैं वो डिसिप्लिन के साथ होती हैं, तो अगर वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो क्या उनको कोई नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा? देखिए वो कोई ओहदेदार नहीं है इस वक्त। आप पार्टी के शोकाज नोटिस तो उसको देंगे जो आपका ओहदेदार होगा। नियाज़ी साहब जो हैं वो ओहदेदार नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है। अगर कोई ओहदा होता तो ज़रूर उसको। चलें, फिर ये पार्टी का रजिस्टर्ड कारकुन है? वैसे होगा, रजिस्टर्ड कारकुन तो होगा, वो खान साहब के साथ काफ़ी टाइम से हैं। फिर तो आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उनको नोटिस तो कर सकते हैं ना? देखिए वो एक ज़ाती कोशिश कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात उसके साथ है, लेकिन हमारा ये मानना है कि डिसिप्लिन। नेक ख्वाहिशात में छुपी हुई सपोर्ट है या नहीं है? नहीं, सपोर्ट तो देखिए जो भी इमरान खान साहब की बात करता है, जो भी इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश करता है उसके साथ तहरीक उन कोशिश से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मेरे ख्याल में अगर तमाम लोगों को एक पेज पे करके डिसिप्लिन के साथ, इत्तेफाक के साथ एक तहरीक चलाई जाए, वो जो तो अभी आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर नहीं आ रहा है वो डिसिप्लिन, वो ज्यादा सूदमंद साबित होगी। अगर हर बंदा अपनी ही तहरीक चलाए, अपनी 1.5 फुट की मस्जिद बना ले, तो फिर मुझे नहीं लगता। चलिए हम इसको सादा कर लेते हैं ना। वो जो कर रहे हैं कि नहीं है, ठीक है, बाकी लोग उनको नहीं लिया हुआ उन्होंने साथ में, वो जो कर रहे हैं उससे आप फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए ये तो मुझे नहीं लगता कि हम उससे कोई डिज़ायर गोल अचीव कर लेंगे। वो अगर ये चाहते, उन्होंने, आपको याद होगा कि जब लोग इमरान खान साहब के सेहत के बारे में जब तशवीश थी जी, और लोग जो सवाबी के मकाम पे बैठे हुए थे, जो खुद से बैठे हुए थे, नियाज़ी साहब भी वहाँ मौजूद थे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। अब वो एक और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की ऑफिशियल कॉल नहीं है। बिल्कुल ठीक, आप साथ ही मौजूद हैं, मजीद बातें भी करनी, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी हम बातें करनी है। मैंने शफी जान साहब से एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। शफी जान साहब साथ मौजूद हैं। सर, क्या सुहेल आफरीदी साहब की सीट खतरे में? कोई खतरे में नहीं है। हम रोज़ उठते हैं, रोज़ कोई नया वज़ीर आला की एक AI की पिक्चर जो है वो शेयर ट्विटर पे होती है या फेसबुक पे हो जाती है, और फिर उससे जो है कयास आराइयाँ शुरू हो जाती है। किरण साहिबा, बात बड़ी वाज़ेह है, सोशल मीडिया पर तो सबसे ज़्यादा फोर्स ही आप लोगों की है। नहीं, बात तो बड़ी पार्टी के अंदर से क्यों हो रही है वैसे? किरण साहिबा, बात बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आला को लगाना, वज़ीर आला को हटाने का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब जिसको चाहेंगे, जिधर जाएंगे, वो इनकी टीम है, जिसको जिस पोजीशन पे खिलाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। अली अमीन साहब को भी इमरान खान साहब ने लगाया था। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये आपकी बात दुरुस्त है, ये हम जानते हैं कि खान साहब के पास ये इख्तियार है, लेकिन हटाने की कोशिश उनको हो रही है बहरहाल। देखिए बाहर से नहीं, देखिए हर पार्टी में ये चीज़ें होती हैं, अभी भी हो रही है, ग्रुपिंग भी होती है, हर पार्टी में लोगों की ख्वाहिशात भी होती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ 1 मैन आर्मी है, और 1 मैन आर्मी का जो लीडर है वो इमरान खान है। इमरान खान को कंप्लीटली एतमाद है सुहेल आफरीदी साहब पे। आखिरी जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से हाई कोर्ट के हुक्म पे, उस मुलाकात में भी शाबाश दी गई है सुहेल आफरीदी साहब को, उन पर कंप्लीटली एतमाद का इजहार किया गया। कुछ मैसेजेस जो हैं वो आफरीदी साहब को पास ऑन कर दिए गए हैं, और उनके परफॉर्मेंस से इमरान खान बेहद खुश हैं। क्या मैसेजेस हैं वो कुछ आपको कुछ दिनों में तमाम तरह चीज़ें, कुछ एक्शन ऐसे होंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा कि क्या मैसेजेस होते। अच्छा, वो ये जलसों रैलियों के हवाले से ही है? जी बिल्कुल, तहरीक या पार्टी में कुछ लोगों के हवाले से? देखिए कुछ इख्तियार उनको दिया गया है,
अफरीदी साहब को, पार्टी के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, कैबिनेट के हवाले से, और कुछ ये भी बताया गया कि आपने अगर तहरीक के हवाले से कोई फैसला करना है तो आपने अलामा नासिर से और महमूद खान अचकज़ई साहब से ज़रूर कंसल्ट करना है। तो उस सिलसिले में उनकी मुलाकात भी हुई है, तो कोई ख़तरा नहीं है अफरीदी साहब को। अच्छा, आखिर में जरा मुझे बता दें, क्या सुहेल अफरीदी साहब ने अब सुनना शुरू कर दिया है? सुनना आपकी मुराद क्या, मतलब इस क्या किस किस्म का सुनना? अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना कि उनको भी हटाने की तैयारी इसीलिए की जा रही है क्योंकि अब सुनना शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फेडरल हुकूमत से हमारा कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। जो सूबे की हक की बात होती है, जहाँ पे सूबे की मुकदमा हम समझते हैं लड़ सकते हैं, उस मीटिंग्स में भी हम शिरकत करते हैं। अपना पॉलिटिकल जो स्टेक है वो भी हम दाव पे कभी कभार लगा लेते हैं, क्योंकि सिर्फ सूबे की बात होती है, NFC की बात होती है, लोड शेडिंग की, गैस की बात होती है, या फिर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो एनर्जी क्राइसिस था उसके हवाले से जो मीटिंग थी। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपने कहा कि हम जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैंने ये देखा कि एक अल्टीमेटम भी दिया गया वफाकी हुकूमत को वज़ीर आला की तरफ से, लेकिन वो अल्टीमेटम भी गुजर गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और फिर इस पे एक ज़िमनी सवाल ये भी है कि जो इस वक्त हालात बने हुए, तो ये तो सारे मुल्क का यही हाल है, तो उसमें धमकियां लगाना विफाक। किरण साहिबा, गैस की जो बात है, तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा अपने जितनी प्रोडक्शन कर रहा है उसकी 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है अपनी खपत से जी। ठीक है जी, हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं कोई 1500-1800 क्यूबिक फीट और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई लगभग 6000 के करीब, लेकिन हमारे यहाँ उधर गैस नहीं है। अगर सिंध ये बोलना शुरू कर दे कि हम तो बिजली ज्यादा बना रहे हैं तो हम तो नहीं देंगे, या गंदम ज्यादा उगा रहे हैं हम नहीं देंगे, पंजाब अगर गंदम की तो इन्होंने गंदम देखें पंजाब के मसला ये कि दूसरे सूबे से कहीं कुछ जा नहीं सकेगा ना, तो नहीं जा रहा ना, तो नहीं जा रहा ना, तो क्या गंदम बंद नहीं की मरियम नवाज ने? क्या आर्टिकल 158 की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही? इनका तो मसला यही है कि इनके की ताकत होती है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा पे बंद कर लेते हैं। इस वक्त गंदम बंद है खैबर पख्तूनख्वा पे, इस वक्त इन्होंने लोड शेडिंग की इंतहा की हुई है, गैस की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनके पास है, प्रोडक्शन हमारी है, गैस वहां नहीं मिल रही, पंजाब में गैस मिल रही इंडस्ट्री को, वहां पे CNG स्टेशन बंद है। आइन में लिखा हुआ है कि जिधर की जो प्रोडक्शन होगी पहला हक उस एरिया का होगा, उसकी खिलाफ वर्जी करें। नहीं, पंजाब में कुछ खुली हुई है, इंडस्ट्रीज को तो मिल रहा है ना गैस, हमारी तो इंडस्ट्रीज भी बंद है, लेकिन मोस्टली बंद है। जो एक चीज जो जिसकी प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं वो मुझे नहीं मिल रहा और पंजाब को मिल रहा है, हमें तो इसलिए आप इस पर आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है ये। सही। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आखिर में नाज़रीन एक और अहम मामले की बात करेंगे। इमरान खान की साबिका अहलिया है और मारूफ स्क्रीन राइटर और डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ। इन्होंने आयरिश निजात सरमायाकार कैमरॉन ओराइली से मंगनी कर ली है। दोनों की शादी भी जल्द मुतवक्का है। बरतानवी मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 52 साला जमाइमा गोल्डस्मिथ और 62 साल के ओराइली 1 साल से साथ हैं। दोनों की पहली मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई, जहां कैमरॉन ओराइली बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रहे थे। पेशा वराना ताल्लुकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई। कैमरॉन एक मारूफ सरमायाकार हैं, मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कंपनीज़ में अहम ओहदों पर रह चुके हैं। साबिक मीडिया टाइकॉन सर एंथोनी ओराइली के बेटे हैं और आलमी मालियाती हलकों में बड़ी नुमाया हैसियत रखते हैं। कैमरॉन 4 बच्चों के वालिद भी हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की साबिका अहलियाँ हैं। दोनों ने ज़िंदगी के 9 साल साथ गुजारने के बाद 2004 में अलहदगी का ऐलान किया था। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, इंशाअल्लाह जुमे को नाज़ होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।